हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है लाइफ प्रोसेसेस का। अब तक हम 2 लेक्चर लेकर आ चुके हैं। नाउ वी हैव थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम बाकियों का जो है न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके थे। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन की बारी आ रही है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में कहाँ से शुरू होता है और कैसे होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ह्यूमन में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन। सबसे पहला रहेगा हमारा इंजेशन, सेकंड रहेगा डाइजेशन, सॉरी 5 होते 4 नहीं, डाइजेशन। थर्ड रहता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ रहेगा एसिमिलेशन, फिफ्थ होगा इजेशन। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में या पूरा न्यूट्रिशन में हमें ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। इनकी डेफिनेशन की कौन सा क्या होता है हम समझेंगे एक एक प्रोसेस को कि ये क्या होते हैं। सो मेन चीज है ये सीक्वेंस वाइज रहेंगे। ये नहीं है कि पहले एसिमिलेशन हो जाएगा फिर डाइजेशन होगा, नहीं, पहले इंजेशन होगा फिर डाइजेशन होगा फिर एब्जॉर्प्शन होगा फिर एसिमिलेशन होगा और उसके बाद होगा इजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये टर्म्स है क्या। फर्स्ट कम्स दैट इज इंजेशन। इनका मतलब होता है क्या, अंदर रूम में जाने के लिए आप क्या पूछते हो, मैम मे आई कम इन, इन मतलब अंदर आना। सो इंजेशन, तो यहाँ पे क्या, फूड का बॉडी के अंदर आना। तो यहां से हम इंजेशन को डिफाइन करेंगे अपटेक ऑफ फूड, ये हो जाएगा हमारा क्या है, इंजेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फूड आया है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। अब ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करें या और एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो इंजेशन हमारा किस तरह से होगा, थ्रू माउथ। सो अपटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द बॉडी बाय माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। उसके बाद फिर सेकंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन में हम पढ़ते आते हैं, क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वंस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो यहां हम डाइजेशन को डिफाइन करेंगे सिंपल कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा, जो हमारा हार्ड फूड है, उसको जो है उसको किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल्स में उसका टूट जाना जो है दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो यहां हम लिखेंगे breakdown of complex food particles या breakdown of complex food into simpler form, ठीक है, into simpler form। ये हो गया हमारा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर होता है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट तो गया। अब एब्जॉर्ब में क्या होगा, एब्जॉर्ब में क्या होता है, आपके स्टमक, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके एब्डोमेन की, ठीक है, बाकी पार्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करेंगे तब। अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो सिंपल फूड पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसफर हो जाना आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके खून में उस चीज का ट्रांसफर हो जाना इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन करेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ simple food particles, simple food form, ठीक है, फॉर्म है यहाँ पे, फॉर्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कि ब्लड के स्ट्रीम में जब वो चली जाती है, खून के बहाव में जब वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद होता है हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज एसिमिलेशन। अब जब वो सारा का सारा फूड जब ब्लड स्ट्रीम में मिल चुका है, उसके जो एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स थे, मतलब वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उस खाने को पहुंचाना है जहां जहां पे उसकी जरूरत है। मतलब आपने खाना खाया है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सारा हुआ है आपके स्टमक, आपके पेट में, यहाँ हम स्टमक नहीं बोलेंगे, यहाँ बोल रहे हैं जो आपका एब्डोमेन पोर्शन है उसको मैं बोल रही हूँ, वो हुआ आपके पेट में। अब उसके बाद फिर क्या होगा,
फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, मैं बोल रही हूं तो एनर्जी चाहिए मेरे थ्रोट को, मेरे लिप्स को मूव करने के लिए, तो वो जो फूड एब्जॉर्ब हो रखा है वो ट्रांसफर होगा मेरी लिप्स वाली सेल के पास, या लंग्स, यहाँ ब्रीदिंग कर रही हूं तो लंग्स वाली सेल के पास, बोल रही हूं तो थ्रोट वाली सेल्स के पास। इन सेल्स के पास जब ब्लड स्ट्रीम जो है उस फूड को लेकर आएगा कि उसको यूज करके एनर्जी उसमें से यूज कर ली जाए, इसको मतलब कि उसको एब्जॉर्ब हुआ है पेट में, वहां से लेकर जब किसी भी जहां भी सेल को जरूरत है वहां तक पहुंचाना जो है दैट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट विल बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। अब खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब्ड फूड टू टारगेट सेल, कि जहां पे उसकी जरूरत है, टू टारगेट साइट लिख देती हूं मैं, ठीक है, टारगेट साइट जहां उसकी जरूरत है वहां पे उस फूड का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। उसके बाद अब बच जाता है इजेशन। इजेशन को हम डिफाइन करेंगे हियर, सारा सब कुछ खाने में से निकाल लिया, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सब फ्रेश होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज इजेशन। अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना इज कॉल्ड एज इजेशन। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये हो गया हमारा इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस हैं जो हमारे न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं। पहला है इंजेशन, मतलब कि क्या रहेगा? अपटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। उसके बाद होता है डाइजेशन, की जो खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लेना। जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जहां उसको जरूरत है वहां उसको भेजना, मतलब कि उसको एसिमिलेट कराना। ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। और सारे खाने को यूज करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन हमारे पास बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन के स्टेप्स की, न्यूट्रिशन में हमारे क्या क्या स्टेप्स काउंट होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक एक पोर्शन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली, अब उसके बाद हम डिफाइन करेंगे। तो यहां मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे ह्यूमन ट्रैक्ट का। ये मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे एक साथ डायग्राम खराब नहीं करूंगी, धीरे धीरे करके डायग्राम को खराब करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस आता है दैट वाज इंजेशन। इंजेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अपटेक ऑफ फूड, वो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा, इंजेशन के टाइम पे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें हेल्पफुल होती है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सिंपली अपटेक ऑफ फूड किया है। अब अपटेक ऑफ फूड किसकी हेल्प से हो रहा है, ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं ये भी। अपटेक ऑफ फूड हो रहा है फूड थ्रू माउथ, यहां माउथ से हो रहा है। ये तो हो गया इंजेशन, सिर्फ सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो स्टार्ट किस तरह से होता है? डाइजेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स। तो डाइजेशन के टाइम पे जो चीजें हमें हेल्प करती हैं डाइजेशन में, सबसे पहले हम उन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, उनको क्रेडिट देंगे, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो होते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं हमारे टीथ, हमारे दांत, ठीक है। सेकेंड आती है हमारी टंग, जीभ। अब टीथ सिर्फ काटने के काम नहीं आते और उसी तरह जीभ सिर्फ बोलने के काम नहीं आती, वो और भी काम करती है। और वो क्या काम करती है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब डाइजेशन शुरू होता है, रोटी का निवाला तोड़ते हैं, सबसे पहले क्या है, सामने से
तोड़ा जाता है, ठीक है, तो कट किया जाता है, उसके लिए हमारे आते हैं टीथ्स, आते हैं इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर्स, टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं, इंसीजर्स, दूसरा होता है हमारा कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है हमारा मोलर। तो ये जो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स हमारे जो है आगे के जो दो दो दांत होते हैं, ये किस काम के लिए आते हैं, ये कटिंग के लिए काम आते हैं, ये फूड को कट करते हैं। कैनाइन जो है वो टीयरिंग के काम आते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो कैनाइन होते हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं होते, लेकिन जो कार्निवोर या और दूसरे ओमनिवोर एनिमल्स हैं उनमें जो कैनाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। कि आपने डिस्कवरी पे देखोगे लायन के जो 2 दांत बहुत लंबे लंबे निकले होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और नीचे भी इसी तरह से, वो कैनाइन्स होते हैं जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, दे आर कैनाइन्स। उसके बाद फिर आते हैं हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स, ये आते हैं बेटा क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम, खाने को पीसने का काम करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पेस्ट में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। ये हो गया हमारे टीथ का प्रोसेस कि किस काम आते हैं। दूसरा अब हमारी आती है टंग, रेड कलर की टंग। अब टंग क्या काम करती है, देखिए टंग के मेन 2 पर्पस होते हैं बोलने के अलावा, ठीक है, वो रहेगा हमारा, एक तो टंग हमारा काम करती है टेस्ट में, खाने का स्वाद कि क्या रहेगा, टेस्ट बर्ड्स होती है टंग के ऊपर। दूसरा जो काम होता है टंग का, दैट इज मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स करती है। अब किस चीज के साथ मिक्स करेंगी वो भी हम बताएंगे। अब मिक्सिंग करने के लिए क्या होता है, जब भी हमें कोई अपनी पसंद का खाना दिखता है मुंह में आ जाता है पानी, या उसी तरह से जब हम खाना खाने बैठते हैं अपने आप से ही सलाइवा आता है, जिसको हम लार कहते हैं ना, दैट इज सलाइवा। तो सलाइवा क्या करता है बेटा, एक तो सलाइवा के 2 काम होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम करती है टंग, तो ये भी काम हो गया। और तीसरा क्या होता है, एक काम और होती है, इट पुशेस, या फिर पुश करने में, या फिर स्वालो, या फिर निगलने में हेल्प करती है। ये जो टंग होती है वो खाने को पीछे थ्रोट की तरफ धकेलती है, या उसको हमें खाने को निगलने में हेल्प करती है। ये 3 काम होते हैं टंग के। यहां विद सलाइवा लिख रही हूं मैं, विद सलाइवा। अब जो सलाइवा होता है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह के अंदर ऊपर और नीचे हमारे दोनों तरफ क्या रहती है, जो बक्कल कैविटी होती है उसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है आपकी टंग के नीचे, यहाँ पे हमारे 2-3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 3 सलाइवरी 3 पैर की ग्लैंड्स होती है। इनमें क्या रहता है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये जो लार रिलीज कर रही होती है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, देखो सलाइवरी इसलिए क्योंकि सलाइवा से रिलीज होता है। अमाइलेज क्या करता है, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो ये चीज याद रखनी है, सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में। तो ये हो गया काम सलाइवरी अमाइलेज का। तो बेटा यहां से जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ब्रेकडाउन होना शुरू हो चुका है फूड का, और वही चीज होती है डाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर माउथ। ये सीधा मुंह से शुरू हो जाता है और प्रोसेस आगे तक चलता रहता है, और कहां तक चलता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, स्टार्टिंग कहां से हुई है, माउथ से ही फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब सलाइवरी अमाइलेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा है या नहीं स्टार्च पे, इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, विदाउट कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ फील कर सकते हैं। चीनी में ग्लूकोज होता है, आपने ग्लूकॉन डी भी खाई होगी कभी ना कभी, तो जो ग्लूकॉन डी होती है वो मीठी होती है, मतलब ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट। आप रोटी खाते हो, स्टार्टिंग में क्या होती है, वो रोटी बिल्कुल टेस्टलेस लगेगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो है दैट इज टेस्टलेस। और जब क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद अपने आप से अपने आप को अपने मुंह में मीठा फील हो जाएगा बाद में खाना खाने के बाद। वो मीठा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि जो स्टार्च था रोटी के अंदर दैट हैज बीन ब्रेकन डाउन इनटू ग्लूकोज, की बेटा वो ब्रेक डाउन हो चुका है ग्लूकोज में। और जब वो स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ है उसके पार्टिकल्स रह गए हैं ग्लूकोज के, तो जिनकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली अपने मुंह में मीठा फील होना
स्टार्ट हो जाता है, और वो किसकी वजह से हो रहा था, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस कि इंजेशन जो है, सॉरी डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अपने डायग्राम पे आते हैं और इसे खराब करना हम शुरू करते हैं। आई विल चूज ब्लू कलर टू स्पॉइल इट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन था, यहाँ पे 10 पोर्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, इंजेशन हुआ है, इंजेशन, और यहां से स्टार्ट क्या हो गया है, डाइजेशन। अब क्या होगा, देखिए डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, टंग ने क्या किया था खाने को, लेट मी चूज अ ब्राइट कलर, मैंने सारे कलर यूज कर लिए यार, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां से फूड, ये फूड था, ये फूड आया माउथ में, माउथ में जब फूड आया तो हो गया इंजेशन। अब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के ये आया हमारी फूड पाइप में। फूड पाइप का जो दूसरा नाम होता है दैट इज ईसोफेगस। फूड पाइप का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बेटा ईसोफेगस, OESOPHAGUS, ईसोफेगस। तो इसमें ओ साइलेंट रखा गया है इसलिए यह ईसोफेगस हो गया। अब क्या रहेगा, ईसोफेगस में जब फूड को पुश किया है टंग ने, स्वालो हो गया है। अब खाने में क्या था, देखो लार मिक्स हो चुकी है खाने के साथ, तो वो अपने आप से स्लिपरी तो हो चुका है। अब क्या होता है, जो ईसोफेगस की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट होगी। अब फूड आ चुका है, पहले आया था फूड माउथ में, माउथ से फूड अब आ चुका है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होगा, जो ये फूड पाइप होती है इसमें खाना इस तरह से मूव करता है कि जो इसकी मसल, ये फूड है हमारा, ये ईसोफेगस की मैं मूवमेंट बता रही हूं कि थोड़े टाइम बाद ये फूड जो है वो यहां पहुंच चुका है, और थोड़े टाइम बाद फूड और नीचे आ चुका है। तो ये टाइम तो इस तरह से जो है ईसोफेगस के मसल्स की मूवमेंट होती रहती है, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जो होती है, इसके थ्रू फूड मूव करता है ईसोफेगस में। अब जो हमारी ईसोफेगस है दैट इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारी गले से उतर के आती है, फूड को लेकर आती है। तो ये हो गया हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज गलेट, की जो ईसोफेगस है, यहाँ पे जो ईसोफेगस की ओपनिंग है इसको हम कहते हैं गलेट। तो जो बहुत ज्यादा खा रहा होता है उसे भी गलेट कहा जाता है कि ये पर्सन तो बहुत गलेट है, कि भाई इसकी ईसोफेगस तो खुली रहती है, जितना मर्जी डाल लो खाता ही रहता है। सो ये टर्म जो है इसलिए आई हुई है यहां से। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, यहां से शुरू हो जाओ, फेरिंग्स के जस्ट बाद यहां से 25 सेंटीमीटर निकाल के यहां तक आपकी ईसोफेगस आ जाएगी। ईसोफेगस के अब बाद आता है, वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। ईसोफेगस में देखो कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में बस ये होता है कि आपके थ्रोट पोर्शन से या आपके माउथ में से जो है फूड जो है वो जा रहा है आपके स्टमक में, जिसको हम एक्चुअल पेट जो समझते हैं वो अब हमारा ये है स्टमक। इतना नहीं होता कि आपकी पूरी बॉडी में जितना आपका एब्डोमेन है आप उसको कहते हो स्टमक, नहीं, स्टमक होता है सिर्फ इतना पोर्शन, जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है दैट इज स्टमक। अब स्टमक में क्या होगा, फूड जो है वो मूव करके आया है स्टमक में। अब स्टमक में रिलीज होते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब वापस से अपने पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम आ चुके हैं ईसोफेगस तक। अब ईसोफेगस के बाद क्या आ रहा था, ईसोफेगस के बाद फूड जा रहा है स्टमक में। स्टमक में देखिए अब क्या होता है, बात करें स्टमक की तो स्टमक में रिलीज हो रहा है HCl, जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है एसिडिक पीएच को। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बिल्कुल फ्यूम्स निकलते होते हैं इससे। और ये जो है स्टमक का जो पीएच है 1.5 टू 3.5 के पीएच को मेंटेन करता है, मतलब कि स्टमक के अंदर एसिडिटी क्रिएट करता है।
अब इस एसिडिटी का क्या फायदा, एसिडिटी का मतलब ये नहीं है वो पेट दर्द हो रहता है, हाय पेट में जलन हो रही है, दैट इज एसिडिटी। वो एसिडिटी तब होती है जब स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हुआ हो। अब एसिड जो है वो काम क्या करेगा कि फूड की स्टमक में ये एसिड रिलीज हो क्यों रहा है। अब आपने जो खाना खाया है, रोटी में जो रोटी जो आपने बना के खाई है, उस टाइम पे बेटा उसमें सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे, जो जर्म्स थे, वो तो नहीं मरेंगे ना। तो ये क्या करता है, फूड को सैनिटाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, किल्स जर्म्स, जर्म्स किलिंग का काम कर रहा है ये। उसके अलावा एक और होता है, प्रोरेनिन होता है, और एक होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, जो कि क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करते हैं ये, उसे एसिडिक मीडियम चाहिए, जिसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl। तो एक्टिवेट करेगा ये किसको, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। और एक और होता है जिसका नाम क्या है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में, जो कि मिल्क डाइजेशन में काम आता है, रेनिन। तो ये काम करता है HCl। और साथ में जो चीजें हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस में आते हैं ये दोनों। अब आप ये सोचोगे अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारा पेट से बाहर क्यों नहीं निकल आता, वैसे तो सारी स्किन्स को डैमेज कर देता है, फिर हमारे पेट को इतना डैमेज क्यों नहीं करता ये। वो डैमेज इसलिए नहीं करता क्योंकि स्टमक में एक और चीज रिलीज होती है जिसका नाम होता है म्यूकस। HCl के अलावा एक और चीज रिलीज होती है जिसका नाम क्या होता है, म्यूकस। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं, यहाँ पे प्लस क्या रिलीज हो रहा है, या म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है, देखो म्यूकस की जो लेयर होती है, जो म्यूकस रिलीज होता है आपकी बॉडी में, वो क्या करता है, HCl से जो है स्टमक की बाकी जो बाहर की सेल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, म्यूकस। तो जितनी बार भी आप खाना खा रहे हैं, जितनी बार भी ये डाइजेशन हो रहा है, हर बार आपका स्टमक एक नया लेयर ऑफ म्यूकस बनाएगा। एवरी टाइम न्यू लेयर ऑफ म्यूकस इज सिक्रेटेड, और हर बार वो HCl से जल जाती है, तभी आपका स्टमक नहीं जलता। म्यूकस आपकी स्टमक को बचाने के चक्कर में म्यूकस पूरा जल जाता है, और इसी वजह से वो आपकी जो है बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता है म्यूकस। तो ये हो गया हमारा स्टमक का। उसके बाद फिर आती है हमारी कि खाना, चलो यहां तक पहुंचने के बाद एसिड है खाने में, यहां खाने में एसिड है, भी ये चीज हमें याद रखनी कि दैट फूड इज एसिडिक इन नेचर। अब बारी आती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहां पे मैंने 3 पार्ट लिखे हुए हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स में होती है वो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। नियरली 6 मीटर लॉन्ग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरी जो ये हमारी पिंक कलर में शो करी गई है, ये 3 कॉलम में मैंने डिवाइड करी है, ये भी आपको बताती हूँ, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लार्ज वाली है वो तो छोटी है, इसका 1.25 मीटर होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, 1.25 मीटर। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा मैम वो 6 मीटर लंबी है, ये 1.25 मीटर लंबी है, और फिर भी उसको लार्ज बोल रहे हैं, इसको शॉर्ट बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन ल्यूमन, कि इसके अंदर की जो ये ल्यूमन है ना, जो ये चौड़ाई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन की कम है। इसी वजह से, इस ल्यूमन की वजह से इन्हें इनके नाम मिले हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कोई भी म्यूकस लेयर नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होती है, विलाई या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्मॉल एसिड वाला फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो जल जाएगी क्योंकि उसके पास म्यूकस नहीं है। ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में आते हैं हमारे 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। लिवर और पेनक्रियास क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिवर
को। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी लिवर। ये चीज याद रखने की, जो लिवर है हमारा वो अकेली ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा है जो कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी एक चीज है जो रीजनरेट हो जाती है, लेकिन लिवर जो है दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, कि उसको जो ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, उसमें कुछ पोर्शंस लगाया, कुछ पोर्शन दिया जाता है लिवर का कि बाद में वो अपने आप की उसकी सेल्स जो है वो रीजनरेट कर लेती है। तो लिवर क्या करता है, लिवर रिलीज करता है कुछ हेपेटिक जूसेस बोलते हैं जिनको, और लिवर में क्या होता है, बाइल जूसेस कन्वर्ट, बाइल जूसेस, लिवर रिलीज करता है बाइल जूसेस, और ये बाइल जूसेस को किया जाता है, भेज दिया जाता है गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर के पास, गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करेगा बाइल जूसेस को, जब उनकी जरूरत होगी उस टाइम पे वो उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा बाइल जूसेस को। अब बाइल जूसेस का काम हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे, पहले पेनक्रियास का काम डिस्कस करते हैं। देखो बाइल जूसेस क्या करते हैं नेचर में, एक तो बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है। उसके अलावा बाइल जूसेस के अंदर जो है और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। पैनक्रियाज भी रिलीज करती है और बाइल जूसेस भी। अब बाइल जूसेस के बाद अब बारी आती है गॉल ब्लैडर। क्या पूछे तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, हिंदी में सुना होगा पित्त की थैली, कहते हैं कि फलाने के जी पित्त की थैली निकाली और पथरी हो गई थी, तो जो वो पित्त की थैली निकाली जाती है ना, दैट इज गॉल ब्लैडर। वो गॉल ब्लैडर होता है कि ठीक है चलो बिना स्टोर किए ही बाइल जूस सीधे रिलीज हो जाएंगे, कि इनके बिना भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। उसके बाद फिर हमारी एक और अच्छा यहां मैंने नहीं बताया कि जो लिवर होती है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो यहां याद रख लेना कि जो लिवर होता है दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसकी जो डक्ट्स होती हैं, इसकी जो पाइप्स होती है जिनके थ्रू ये अपने सिक्रेशंस रिलीज कर रहा है, उनको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट्स। हिपैटिक डक्ट्स। तो बाय चांस अगर कहीं हिपैटिक डक्ट लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, हिपैटिक का मतलब यहाँ पे लिवर से है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी एक और टर्म थी पेनक्रियाज आ रही थी। पेनक्रियाज भी हमारे बहुत मेजर ग्लैंड रहती है। पेनक्रियाज क्या करेंगी अब देखिए, PANCRES, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करती हैं, देखो फ्लैट ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। पेनक्रियाज हमारी दो मेन हार्मोन रिलीज करती हैं, 2 मेन हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, और इन दो हार्मोन में सबसे पहला होता है हमारा इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरा रहता है हमारा ग्लूकोगन, LUC, ग्लूकागन। अब क्या होता है, ये दो हार्मोन्स करते क्या है, अब सबसे पहले ये बात, इंसुलिन जो होता है दैट कन्वर्ट, वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये तो हमें पता है, इंसुलिन का तो पता है, लेकिन ग्लूकोगन का नहीं पता होगा। तो ग्लूकोगन भी यही काम करता है, दोनों के दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो है वो शुगर लेवल को घटाता है और एक जो है वो बढ़ाता है। तो इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को कम करना, और ग्लूकोगन का काम क्या होता है, उसको बढ़ाना, ठीक है। एक हो गया ये चीज। दूसरा क्या रहेगा, देखो बॉडी में जब खाना खाया है उसी टाइम इंसुलिन आएगा एक्टिव में और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देगा ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पे क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज बॉडी में है, फूड में एब्जॉर्ब होके, ब्रेक डाउन होके, डाइजेशन होके क्या बना है ग्लूकोज, तो क्या करेगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन भेज दिया जाता है कहाँ, लिवर के पास। लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। तो यहां पे आ गया हमारा इंसुलिन। तो एक और लिवर का ये काम आ गया कि ये जो ग्लाइकोजन है ये लिवर के पास जाएगा कि मुझे स्टोर कर लो, ठीक है। यहां आ गया ग्लाइकोजन। उसके बाद अगर कभी सपोज करो किसी ने खाना नहीं खाया है, उसकी शुगर की जरूरत है बॉडी को, तो ऐसे में आता है ग्लूकोगन हार्मोन। तो ग्लूकोगन क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करवाएगा, दैट इज ग्लूकोगन। तो ये हो गया दो हार्मोन, कि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोगन क्या काम करता है, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे से। एक चीज हो गई ये। अब उसके बाद फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वापस अपने डायग्राम पे आते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि
गॉल ब्लैडर की और पेनक्रियाज की पाइप्स जो डक्ट्स होती हैं वो आपस में आके कॉमन होके हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती है? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाज से जो आ रही है वो पेनक्रियाटिक डक्ट, लीवर से जो आ रही है हिपैटिक डक्ट, या गॉल ब्लैडर के साथ मिक्स होकर जो आती है दैट इज हिपैटिक डक्ट। ये दोनों आपस में अपने सिक्रीशन एक साथ पोर करते हैं एक डक्ट में जिसको कहा जाता है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और अब ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आके खुल जाती है पेनक्रियाज में। अब यहाँ पेनक्रियाज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फूड आ रहा था ये एसिडिक वाला, यहां से बेसिक चीजें आ गई, एसिड और बेसिक मिलके क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया फूड को। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल है वो बर्न नहीं होती और फूड पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं जी, चलिए। अब बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रही हूं बस कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का पोर्शन होता है उसमें क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कह रहे हैं विलाई, विली या फिर विलाई, ठीक है। अब जो ये विलाई होती हैं इनके ऊपर भी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। वो भी मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इसी तरह से कि यही है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ये एक विलाई उठ रही है तो इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। बाकी सारा मैं इसी तरह से बना रही हूं, बहुत टाइम लग जाएगा अगर ऐसे बनाने लग गई तो इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो इस विलाय, ये तो विलाय है और विलाय के ऊपर जो छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दीज आर माइक्रोविलाई। इनका फंक्शन क्या होता है, देखो माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड, देखो पेनक्रियाज यहां थोड़ा रह गया, इंसुलिन का हमने डिस्कस करके। अब क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूसेस और हेपेटिक जूसेस जो आ रहे थे, बाइल जूसेस जो आ रहे थे, इनमें हमारे और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। काइमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिनोजन हमारा ऑलरेडी पहले से ही आया हुआ था। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो है उसके वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करवाता है। तो ये चीज याद रखेंगे, यहाँ पे बाइल जूस जो होता है यहाँ प्रोवाइड करेगा डाइजेशन ऑफ फैट्स, करेगा ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस में क्या हो जाएगा हमारा, लाइपेजेस। तो अब हम आ जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे कि दोनों जूसेस आ गए थे, पेनक्रिएटिक जूसेस और हेपेटिक जूसेस। तो वहां पे फर्दर डाइजेशन हो रहा है, किस किस चीज से हो रहा है, ट्रिप्सिन से हो रहा है, काइमोट्रिप्सिन से हो रहा है, और लाइपेजेस से हो रहा है, अमाइलेज है। ये चार एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज में, लाइपेज करेगा फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स प्लस ग्लिसरॉल में। और जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये सारी की सारी चीजें जो सिंपल फॉर्म में टूट चुकी हैं इनका एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता। यहां जितना डाइजेशन हो गया सो हो गया, अब यहां से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टॉप्स, तो वो कहां पे स्टॉप हो जाएगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बारी है कि एब्जॉर्प्शन कहां से शुरू होगा, तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, इतने सारे जो माइक्रोविलाई है
या इनको इनके चारों तरफ जो है ना ब्लड के वेसल्स जो है वो सराउंड कर रही है कैपिलरीज, तो क्या हो जाएगा, कैपिलरीज जब इसको सराउंड कर रही है तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये यहां से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम पूरा यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए डायग्राम पे चलते हैं वापस से कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में कि जितना खाना पीना टूट फूट का जो भी था वो सारा का सारा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया यहां से जो आ रहा था, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कि अच्छा सारा सब कुछ एब्जॉर्ब करने का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या करेगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि बेटा अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो पानी होता है उसको मैक्सिममली तक एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो काम करती है वो करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। सबसे नीचे जो है, अब ये डिवीजन नहीं बता रही हूं मैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल था लेकिन आज ये फंक्शनल नहीं है। लेकिन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं अभी भी। तो जो कई बार कईयों को जो अपेंडिक्स का दर्द होता है ना, कहते हैं उसको हाय उसके तो अपेंडिक्स का दर्द हो गया, दैट इज कि जो ये अपेंडिक्स होता है ये ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से कि इन्फ्लेमेशन होती है या पेन होता है। तो और इसको रिमूव भी किया जा सकता है, कट किया जा सकता है इसको। अब जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जो ये ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। और जो ये इधर से यहां तक है दैट इज ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये होती है डिसेंडिंग कॉलोन। तो इसको 3 कॉलोन के हिसाब से डिवाइड करते हैं और इस पोर्शन में क्या करता है, मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो बच जाता है दैट इज फीसिस। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको फीसिस कहा जाएगा। अब वो जो फीसिस है इसके लास्ट लूप जो होता है कॉलोन का, डिसेंडिंग कॉलोन का जो लास्ट लूप होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम। तो टेम्परेरी स्टोरेज होता है रेक्टम में, और यहाँ पे ये स्फिंक्टर से गाइड होता है जहां पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस, ठीक है। इस ओपनिंग को कहा जाता है एनस, जहां से जो फूड जो है वो एनवायरनमेंट में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन बता दिया, इजेशन बता दिया। एसिमुलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद खाना कहाँ जाएगा, किस सेल के पास जाएगा, दैट इज ऑल ब्लड का काम है वो। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे प्रोसेस। अब जो 1-2 चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स बच गए हैं वो ये बचते हैं इसमें कि जैसे ही फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स होगा, यहाँ पे फूड का जो गोला बन गया है दैट विल बी कॉल्ड एज बोलस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ये चीज। दूसरा क्या है, यहाँ पे इन सारी चीजों के साथ आके जब फूड मिक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा बनेगा चाइम, या फिर हम क्या कहेंगे इसे काइम। तो यहाँ पे ये बन जाएगा चाइम या काइम। ये 2 टर्म्स और रह गई थी जो आपको नहीं बताई गई थी। तो ये हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के केस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डाइजेशन हमारा यहाँ पे अब पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट विल बी रेस्पिरेशन, उसके बाद बच जाता है हमारा सर्कुलेशन, और फिर बच जाएगा एक्सक्रीशन। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर। थैंक यू एवरीवन।